हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 12 के साथ सेट नंबर 12 वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 12 के जीके के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। और जीके के क्वेश्चन में जो आर्ट्स और करंट के क्वेश्चंस हैं, तो सेट नंबर 12 के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। सेट नंबर 12 ये वॉल्यूम आपके सामने है, ये किताब, और इसके सेट 12 को करना है। और सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन जीके का है, पृथ्वी के वायुमंडल, 1 नंबर पे जो क्वेश्चन है सेट नंबर 12 में, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। और ऑप्शन ए में है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, बी में थर्मोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को बाबू हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल। चलिए इस पे थोड़ी बात और हम लोग करें। पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण है, गैसों का एक आवरण है, और गैसों के उस मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं? वायु का आवरण है। और इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को कुछ परत में बांटा गया है, और वायुमंडल का सबसे निचला जो परत है उसी को क्षोभमंडल कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल, देन आयन मंडल, और फिर वाह्यमंडल। मोटा मोटी ये क्लासिफिकेशन, दूसरे जगह दूसरे तरीके से भी इसको क्लासिफाई किया गया है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल, पृथ्वी के सबसे, वायुमंडल के सबसे निचले परत, यानी पृथ्वी के सबसे निकट का जो वायुमंडल का परत है वो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल से एक क्वेश्चन और भी, इसके प्रॉपर्टी से थोड़ी सी बात आएगी। देखो, वायुमंडल का मुख्य रूप से पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल का जो सबसे ज़्यादा महत्व है, बहुत सी बातों में महत्व है, लेकिन एक महत्व जो है वो है कि पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा, पृथ्वी से रेडिएटेड एनर्जी वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही रुक पाता है, और पृथ्वी पर एडेक्वेट टेम्परेचर, उपयुक्त तापमान बना रहता है। और पृथ्वी के सबसे निचली, पृथ्वी के निकट वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्या कर रहे हैं? ट्रोपोस्फेयर कर रहे हैं, क्षोभमंडल कर रहे हैं। क्षोभमंडल का विस्तार पृथ्वी के चारों तरफ समान रूप से नहीं है। एक क्वेश्चन जो यहां से पूछता है वो मैं बता रहा हूं। ये इक्वेटर, विषुवत रेखा, और इधर पोल, नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। तो क्षोभमंडल का विस्तार सबसे अधिक कहां है? तो इक्वेटर के सामने। क्षोभमंडल का विस्तार सबसे अधिक कहां है? इक्वेटर के सामने, यानी भूमध्य रेखा के सामने, विषुवत रेखा के सामने। और सबसे कम विस्तार कहां है? ध्रुवों के सामने। डायग्राम में अप्रोप्रिएट हो या नहीं हो ये जानिए। सबसे अधिक, क्षोभमंडल का सबसे अधिक विस्तार कहां पर? विषुवत रेखा के सामने। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहेंगे, इंग्लिश में इक्वेटर कहेंगे। और क्षोभमंडल का सबसे कम विस्तार कहां है? ध्रुवों के सामने। ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव
और ये उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो एक क्वेश्चन यहां पर कि क्षोभ मंडल का सर्वाधिक विस्तार किसके सामने, विषुवत रेखा के सामने, और सबसे कम विस्तार किसके सामने, ध्रुव के सामने। यानी विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर आप बढ़ेंगे तो क्षोभ मंडल का विस्तार उत्तरोत्तर कम होता जाएगा। दूसरी बात, क्षोभ मंडल पृथ्वी से, अभी हमने बताया कि वायुमंडल की उपस्थिति का एक सबसे बड़ा महत्व ये है कि वायुमंडल पृथ्वी से रेडिएटेड हीट एनर्जी को चेक करता है, रोकता है, और पृथ्वी पर एडेक्वेट टेम्परेचर जितना चाहिए वो टेम्परेचर बना रहता है पृथ्वी के सराउंडिंग। एक चीज याद रखोगे, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता है। क्षोभ मंडल जहां तक है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी तापमान कम होता है। और ये क्षोभ मंडल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी तापमान कम होता है, और इस तापमान कम होने के, क्षोभ मंडल में तापमान कम होने के इस दर को टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं, ताप ह्रास दर कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, मैं अभी तक जो बात कर रहा हूं क्वेश्चन के ख्याल से। क्वेश्चन आपका जो अभी हमारे सामने क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, बहुत आसान, ये हमने बताया ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, चलो ठीक है। और डिस्कशन में हमने जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया कि क्षोभ मंडल का विस्तार पृथ्वी के परितः, पृथ्वी के चारों तरफ क्षोभ मंडल का विस्तार समान रूप से नहीं है। विषुवत रेखा के सामने क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक है, और ध्रुवों के सामने क्षोभ मंडल का विस्तार कम है, सबसे कम है। तो क्वेश्चन जब आएगा कि क्षोभ मंडल का विस्तार सबसे अधिक कहां है, सबसे कम कहां है, ये आप बना लोगे। दूसरा चीज हमने ये बताया कि क्षोभ मंडल की एक विशेषता ये कि क्षोभ मंडल का विस्तार जहां तक है, तो पृथ्वी से क्षोभ मंडल के विस्तार तक में जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ता है, तापमान में कमी होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, और 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सी तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल में तापमान कम होने की इस दर को ताप ह्रास दर, टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है कि ताप ह्रास दर किस मंडल की विशेषता है, क्षोभ मंडल की। ताप ह्रास दर क्षोभ मंडल में क्या है, रेट क्या है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी तापमान का कम होना, ये सब याद रखोगे। क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक इक्वेटर के सामने। नेक्स्ट, जो भी मौसम से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं, वर्षा का होना, ओला का पड़ना, आंधी का आना, तूफान का आना, ये सब कहाँ पर होता है, क्षोभ मंडल की ये घटनाएं हैं। मौसम से संबंधित, जलवायु से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ की घटनाएं हैं, क्षोभ मंडल की। तो प्रकृति से संबंधित, प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, जो मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, वो सभी घटनाएं किस मंडल में, वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो क्षोभ मंडल में। इस तरह से बहुत सी बातें हुई। अब क्षोभ मंडल के बाद जो हमारा मंडल है वो है समताप मंडल, वहां तापमान बराबर रहता है, और समताप मंडल के बीच में ही ओजोन गैस का एक बेल्ट है, जिसको ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, लेकिन ओजोनोस्फीयर या ओजोन बेल्ट कहाँ है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, समताप मंडल के लगभग मध्य में, ठीक है। और उसके बाद फिर आयन मंडल जिसमें आयोनाइज्ड गैस है, फिर एक्सोस्फीयर। अब डिटेल आप एटमॉस्फेयर को निकाल करके एक बार सही ढंग से एटमॉस्फेयर को पढ़ लीजिए।
दूसरी बात एक और थोड़ा सा शॉर्ट में मैं जल्दी में बता दे रहा हूं, अगर हम लोग कॉलम डायग्राम बना रहे हैं एटमॉस्फेयर का अगर कॉलम डायग्राम बना रहे हैं तो क्षोभ मंडल का डायग्राम ऐसे होगा, यानी ये यहां पर लिख दो बाबू ध्रुव पोल, और यहां पर लिख दो विषुवत रेखा या इक्वेटर, ठीक है, या भूमध्य रेखा। अब ये क्या दिखा रहा है, और यहां लिख दो क्षोभ मंडल। ये क्या दर्शा रहा है कि क्षोभ मंडल का विस्तार कहां ज्यादा है, विषुवत रेखा के सामने। क्षोभ मंडल का विस्तार किधर कम है, ध्रुव के सामने। और फिर जब समताप मंडल में जाइएगा, यानी ध्रुव के पास कुछ ऊंचाई के बाद आपका समताप मंडल शुरू होगा, विषुवत रेखा के पास ज्यादा विस्तार के बाद समताप मंडल होगा। लेकिन समताप मंडल का जो स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल का जो ऊपरी लाइन होगा, समताप मंडल, वो आपका सीधा होगा। तो एक क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन ये भी पूछ सकता है, यहां जो हमारा डायग्राम बता रहा है कि समताप मंडल का ज्यादा विस्तार किसके सामने, तो ध्रुव के सामने, और समताप मंडल का कम विस्तार किसके सामने, विषुवत रेखा के सामने। अभी तक ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं है, लेकिन आप डायग्राम कॉलम डायग्राम से देखो, यहाँ क्वेश्चन आपका सीधा दिख रहा है। अब देखोगे यहाँ समताप मंडल में ही एक बीच में बेल्ट है, ओजोन पट्टी है, और ओजोन का क्या उपयोग है आप जानते हो बहुत। और यहाँ ओजोन क्या है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 है, O3 का एक बेल्ट है, ओजोनो बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा जीके का क्वेश्चन है, इनमें कौन सा खेल पुरस्कार नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें कौन खेल पुरस्कार नहीं है, तो बाबू राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तो खेल का ही है। द्रोणाचार्य अवार्ड भी खेल में जो प्रशिक्षक होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, खेल प्रशिक्षकों को ये दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य के नाम पर, द्रोणाचार्य भी मेंटोर थे, गुरु थे, तो खिलाड़ियों के गुरु को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, या खेल के क्षेत्र में जो गुरु हैं, जो कोच हैं, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जानते ही है, जो 1992 से शुरू हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब से शुरू हुआ है, 1992 से। ये एक यहाँ याद पड़ा, मैं बता दे रहा हूँ, राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उसके बाद से तुरंत ये शुरू किया गया था। अगले वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1992 से शुरू हुआ है। द्रोणाचार्य अवार्ड भी खेल से है, अभी हम लोग बात किए। माँ का अवार्ड भी खेल से है, और ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के नेता थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मैं एक डिस्कशन में और बताया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक रचना है जो बहुत फेमस रचना है, जो पूछता है हम लोग से एग्जाम में, वो है इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक रचना है इंडिया विंस फ्रीडम। खैर यहाँ बात हो रही है माँ का अवार्ड अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर, ये भी खेल अवार्ड है। ये आनंद पुरस्कार, ये खेल अवार्ड नहीं है, आनंद पुरस्कार ये खेल अवार्ड नहीं है। और ये बांग्ला साहित्य का अवार्ड है, बांग्ला साहित्य का ये अवार्ड है आपका आनंद पुरस्कार। आनंद पुरस्कार जो है बांग्ला साहित्य का पुरस्कार है, ये साहित्य का पुरस्कार है, और उसमें भी ये बांग्ला साहित्य का ये पुरस्कार है। तो अभी हमने बात किया कि राजीव गांधी खेल का अवार्ड है, 1992 में शुरू हुआ। माँ का अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर एक खेल अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड खेल गुरुओं को, खेल के फील्ड में जो मेंटर हैं, जो गुरु हैं, जो कोच हैं, उनको ये दिया जाता है। तो इसमें कौन खेल पुरस्कार नहीं है, तो आनंद पुरस्कार, आंसर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और फिर क्वेश्चन हम लोग का जीके का ही है। तीसरा नंबर पर जो क्वेश्चन है, सेट नंबर 12 का तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ कब से हुआ था। भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का शुरुआत
कब से हुआ था, ये क्वेश्चन हम लोग का है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब से मानी जाएगी, तो 1991 से, 1991 से। पीवी नरसिम्हा राव का जो सरकार था उनके द्वारा 1991 में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पीरियड में और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उनके समय में 1991 में आर्थिक उदारीकरण भारत में प्रारंभ हुआ। आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या होता है? आर्थिक उदारीकरण का मतलब दो तरीके से लगाया जाएगा। आर्थिक उदारीकरण का खास करके मतलब ये होता है कि अपने यहाँ इकोनॉमी को, ऐसे उसको प्राइवेटाइजेशन भी बोलेगा, लेकिन ये भी एक सेंस है कि अपने यहाँ घर में इकोनॉमी को, यानी जो फील्ड ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की, आर्थिक क्षेत्र की जो गतिविधि सरकार के लिए रिजर्व्ड है, उसमें कुछ, या सरकार के इंटरप्राइजेस सिर्फ उसमें है, उसमें निजी क्षेत्र को भी मौका दिया जाए या निजी क्षेत्र के लिए भी वो फील्ड ओपन किया जाए, ये भी एक तरह से लिबरलाइजेशन है। दूसरा कि दूसरे देश के साथ जो हमारी आर्थिक गतिविधि है ज़्यादा बढ़े और उसमें जो कुछ ज़्यादा प्रतिबंध है उसको कम से कम किया जाए, ये आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण घर के अंदर भी और बाहर से भी, दोनों को आर्थिक उदारीकरण में रखेंगे। और आर्थिक उदारीकरण का ही जब बड़ा रूप होता है तो फिर उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक की इकनॉमी दूसरे देश के साथ, देशों की इकनॉमी आपस में जुड़ी हुई है तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ कब हुआ? 1991 से। उस समय प्रधानमंत्री कौन? पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर जो जीके का क्वेश्चन है वो हम लोग को 8 नंबर पे दिखेगा। इनमें से बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रह रहा है, राजधानी वाला क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। तो बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। तो ये आंसर होगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। देखो ये रेलवे का जो सेट है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कैपिटल, करेंसी का क्वेश्चन रहता है, लेकिन सिर्फ कैपिटल को ऐसे ही रटने से नहीं होगा। थोड़ा मैप पे जाओ और अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो देश है उसके पोजीशन को देखो, कौन कहाँ है। कभी क्वेश्चन उस तरह से भी हो सकता है। तो सिर्फ बेल्जियम की राजधानी हम याद कर लिए, ब्रुसेल्स है। ये बेल्जियम कहाँ है ये भी कम से कम जानना चाहिए। बेल्जियम कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में, ये भी तो जानना चाहिए। फिर किस कॉन्टिनेंट में है तो किस ओर है, ये भी, उसका पोजीशन भी थोड़ा समझना है। तो बेल्जियम यूरोपियन देश है, ऐसे आप जानते हो, ये फेमस देश है। ये यूरोप का एक देश है। कहाँ का देश है? यूरोप का। यूरोप का ये देश है, बेल्जियम यूरोप का देश है। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम का जो पोजीशन है वो आप देखोगे, बेल्जियम का पोजीशन, तो इधर आपको यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, और इधर फ्रांस, जर्मनी, और यहाँ पर बेल्जियम, और इधर आप देखोगे तो उत्तर सागर। आप कह सकते हो कि बेल्जियम जो है उत्तर पश्चिम, और इधर से फिर आओगे यूके थोड़ा और ऊपर करके, और इधर आओगे तो फिर अटलांटिक ओशियन। तो बेल्जियम उत्तर पश्चिम यूरोप का एक देश है। बेल्जियम उत्तर पश्चिम यूरोप का एक देश है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। मेरा यहाँ पर एक आपका मेरा सजेशन ये है कि आप जब इस तरह के क्वेश्चंस को देखो तो थोड़ा मैप को कंसल्ट करो। मैप देखो कि उसका पोजीशन कहाँ है, ज्योग्राफिकल पोजीशन उसका कहाँ पर है, उसकी बाउंड्री और किससे लगती है, तो फिर आपको जल्दी याद होगा।
तो बेल्जियम की राजधानी कौन है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम यूरोप का एक देश है। बेल्जियम का पोजीशन कुछ हद तक हमने बताया। नेक्स्ट देखोगे, और फिर क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत पास है जो भारतीय राज्य सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है? तो कौन सा ये दर्रा पास यानी दर्रा, कौन सा दर्रा जो है वो सिक्किम और तिब्बत के बीच रास्ता देता है? इसमें कौन सा दर्रा जो है सिक्किम और तिब्बत के बीच रास्ता देता है? तो ये आपका नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम और तिब्बत के बीच, सिक्किम और तिब्बत के बीच या चाइना कहो, सिक्किम और चाइना के बीच रास्ता प्रोवाइड करता है, रास्ता देता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। फिर एक दर्रा है आपका लिपू लेक कुमायूं उत्तराखंड और तिब्बत। लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड और तिब्बत। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट है सिपकिला दर्रा जो है वो शिमला यानी हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। बड़ा अच्छा ऑप्शन सब है, तो ये याद कर लो, ये तीनों याद कर लो। नाथुला याद कर रहे हो, सिक्किम और तिब्बत, नाथुला सिक्किम तिब्बत, लिपू लेक उत्तराखंड तिब्बत, कुमायूं उत्तराखंड का कुमायूं रीजन, तो लिपू लेक कुमायूं तिब्बत, नाथुला सिक्किम तिब्बत, सिपकिला शिमला तिब्बत, हिमाचल तिब्बत। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर हम लोग का क्वेश्चन जो है 12 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये सब याद करोगे बाबू। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, भारतीय पर्यटन दिवस। तो भाई याद रखोगे पर्यटन और मतदाता ये दोनों डे जो है वो 25 जनवरी को होता है। नेक्स्ट, और फिर 16 नंबर पे, निम्नांकित में कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पंचायती राज से संबंधित है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इस पे कुछ हम लोग बात करें। 73वां संविधान संशोधन। तो बाबू कभी कभी कंफ्यूजन होता है। 73वां संविधान संशोधन ये क्या हुआ? पंचायती राज से संबंधित। याद करोगे। 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर निकाय। चलो इतना चीज हुआ। एक चीज और याद रखोगे, 73वां से 11वीं अनुसूची जोड़ी, 11th शेड्यूल जोड़ी, 11वीं अनुसूची यानी शेड्यूल, 12 गो शेड्यूल है, और ये 74वां से 12वीं अनुसूची जोड़ी। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूची जुड़ती है। चलिए ठीक है। फिर एक चीज ये क्या कि 73वां संविधान संशोधन भी 1992 का और 74वां भी 1992 का, दोनों लागू हुआ 1993 में, लेकिन 1993 के अलग अलग मंथ में ये लागू हुआ कब? 1993 में। ये भी लागू हुआ 1993 में, एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन 93 के अलग अलग मंथ में दोनों लागू होता है। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों 1992 का है। 73वां पंचायती राज से है, 74वां नगर निकाय से है, और 73वां संविधान संशोधन एग्जीक्यूट हुआ अप्रैल 1992 में, और 74वां होता है एग्जीक्यूट की बात कर रहे हैं,
तो ये अप्रैल 1993 में, सॉरी अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ और ये लागू हुआ जून 1993 में, जून 1993 में। अब यहां पर देखोगे 73वां संविधान संशोधन, क्वेश्चन हम लोग का क्या है भाई, तो कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पंचायती राज से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है? 1992 का। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? अप्रैल 1993 में लागू हुआ। नेक्स्ट 74वां संविधान संशोधन भी 1992 का ही है, वो नगर निकाय से संबंधित है और वो जून 1993 में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जुड़ी और 74वां संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल जुड़ी। तो 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज से, 12th शेड्यूल जो है वो नगर निकाय से। अब ये पंचायती राज और नगर निकाय, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज से क्वेश्चन आज बढ़ रहा है। पंचायती राज और नगर निकाय से संबंधित जो हमारा आर्टिकल है और साथ साथ सहकारिता से संबंधित वो जो आर्टिकल है, इन दोनों से संबंधित प्रावधान जिस आर्टिकल में है वो आर्टिकल है 243। 243 आर्टिकल को बड़ा ठीक से पढ़ना है। 243 का आर्टिकल जो है वो बहुत लंबा आर्टिकल है, उसमें पंचायती राज भी है, नगर निकाय भी है और कोऑपरेटिव सिस्टम भी, सहकारिता भी है, सहकारी संस्था भी है, सहकारी संस्था कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का भी उसमें उल्लेख है। तो 243 आर्टिकल और शेड्यूल हमने बता दिया, संशोधन बता दिया, एग्जीक्यूट कब हुआ वो बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, फिर आप समझेंगे पंचायती राज क्या है, नगर निकाय क्या है। इन दोनों को अगर सम्मिलित रूप से कहा जाए तो स्थानीय स्वशासन। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज कहा गया और शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को नगर निकाय कहा गया। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय शासन को पंचायती राज और शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है नगर निकाय, नगर निकाय, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आए। और फिर 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का होगा, निम्नांकित में कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ नहीं है। अब खरीफ कौन है उसमें? नहीं, खरीफ नहीं है यानी रबी है। तो हमारा गेहूं जो है वो खरीफ फसल नहीं है, गेहूं रबी फसल है जिसको जाड़े में लगाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के पहले उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसकी कटाई हो जाती है, उसको रबी कहते हैं। और जो ग्रीष्म के उपरांत वर्षा ऋतु में लगाया जाता है और शरद ऋतु के आरंभ में जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है उसको खरीफ कहते हैं। तो रबी का, भारत में रबी फसलों में सबसे प्रमुख रबी फसल है गेहूं और खरीफ फसलों में सबसे प्रमुख खरीफ फसल है धान। तो इसमें पूछ रहा है कौन खरीफ फसल नहीं है? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन से वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं। मनरेगा की शुरुआत कब हुई? 2006 में। 2006 में मनरेगा की शुरुआत। ये मनरेगा के पहले नाम नरेगा था और नरेगा ये बना कब? तो ये बनाया गया 2005 में और इसको लागू किया गया 2006 में और बाद में इसका नाम रखा गया मनरेगा। महात्मा गांधी का नाम उससे जोड़ा गया और इसका नाम हो गया मनरेगा। तो ये एक्ट आया 2005 में, नरेगा एक्ट आया 2005 में। इस एक्ट के प्रोविजंस को लागू किया गया 2006 में और फिर बाद में 2009 में नरेगा का नाम मनरेगा किया गया। यही सब क्वेश्चन है। नरेगा जो एक्ट था वो कब का था?
2005 का। नरेगा एक्ट लागू हुआ 2006 में, लेकिन यहाँ 2006 ही हम कहेंगे, 2009 तो है नहीं। और इस एक्ट का नाम मनरेगा हुआ, वो कब? 2009 में। ये 3 चीज़ आपको याद करना है। दूसरा चीज़ इसमें ये याद करना है कि इसमें जो साधारण श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक, जिनके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, तो जो अकुशल श्रमिक हैं स्थानीय स्तर पर, उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया करना। तो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। तो 100 डेज का तो कहाँ से भाई होगा? तो जो भी सरकारी कार्य होंगे उसमें वैसे श्रमिकों का, स्थानीय श्रमिकों को उसमें काम दिया जाएगा। तो मनरेगा, मनरेगा कब से हुआ? 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए हम लोग। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण आवश्यकताओं की जिम्मेवारी निम्न में से कौन सी वित्तीय संस्था पर है? तो नाबार्ड। देखिए ये नाबार्ड जो है, ठीक है, ये ग्रामीण और कृषि विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्थाओं में शिखर संस्था है नाबार्ड। ग्रामीण और कृषि के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाले वित्तीय संस्था में शिखर की संस्था कौन है? नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड एक शिखर संस्था है ग्रामीण विकास और कृषि विकास में वित्त उपलब्ध कराने वाली। और ऐसा नहीं कि ये छोटा छोटा माइक्रो लेवल पर नहीं उपलब्ध कराता, वो तो आपको बैंक, कमर्शियल बैंक भी, ग्रामीण बैंक भी, यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो बड़ा प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट को ये धन मुहैया कराएगा, उसको वित्त उपलब्ध कराएगा। तो ये एक स्पेशल वित्तीय संस्था है। उसका फील्ड क्या डिसाइड है? तो ग्रामीण और कृषि के विकास के लिए वो कराएगा। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। ये डेट से भी पूछता है, 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये सब याद रखना है। और ये नहीं कि इंडिविजुअल कोई जा करके वहाँ से लोन लेगा छोटा छोटा के लिए, नहीं, ये प्रोजेक्ट को लोन देता है। जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट का ही कृषि या ग्रामीण विकास के लिए बहुत बड़ा जो परियोजना हो, तो उसके लिए नाबार्ड फाइनेंस कर सकता है। कोई बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है, उसका कोई प्रोजेक्ट है, उसको कर सकता है। या नाबार्ड फिर जो रूरल डेवलपमेंट बैंक अगर है, कोई ग्रामीण बैंक जो है, उसको भी वो फाइनेंस कर सकता है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। और आप याद रखोगे कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए धन मुहैया करना, वित्त उपलब्ध कराने वाली सबसे शिखर संस्था कौन है? नाबार्ड। उसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1982। डेट भी लिखा गया 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पहली अनुसूची। अभी किसी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कितनी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों की संख्या हमारी कितनी है, अनुसूचियां कितनी है। तो कुल अनुसूचियां कितनी है? कुल अनुसूचियां कितनी है मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, 12 अनुसूचियां हैं। जब मूल संविधान हमारा बना था तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में, मूल संविधान यानी जब संविधान बना था, बिना कोई अमेंडमेंट, कोई तब तक अमेंडमेंट नहीं था, तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां या अनुसूचियों की संख्या, तो वो 8। अब देखो बाबू, यानी 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये बाद में जोड़ी। और आपको याद करना होगा कब कौन जुड़ा, ठीक है। तो पहली अनुसूची में भारतीय, क्वेश्चन पे पहले हम आए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है? तो आप कहो पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची में ही
केंद्र, और पहली अनुसूची की कुछ बात जो होगा वो भाग 1 में देखोगे, आर्टिकल 1 से 4 में। तो पहली अनुसूची में देश राज्य का उल्लेख है और उनका डिटेल, तो वो कहाँ, फर्स्ट शेड्यूल में। कोई भी राज्य बनेगा तो फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करना होगा, फर्स्ट शेड्यूल में एक नया फिर ऐड करना होगा। कोई भी नया राज्य अगर प्रवेश करता है या देश के अंदर ही राज्यों को फिर और छोटा किया जाता है, सीमा बदला जाता है, तो वो सब फर्स्ट शेड्यूल यानी प्रथम अनुसूची में भी परिवर्तन करना होता है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है, तो पहली अनुसूची में। देखो 12वां अनुसूची किस अनुसूची में क्या है, ये शॉर्ट में आप याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होता है। दूसरी अनुसूची में अगर बात हो तो प्रमुख पदों का वेतन भत्ता याद रखोगे। पहली अनुसूची में संघ और राज्य ऐसे याद करोगे, पहली अनुसूची संघ राज्य, दूसरी अनुसूची वेतन, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची में प्रमुख पदों का शपथ प्रारूप ओथ फॉर्मेट, तीसरी, चौथी अनुसूची में तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में तो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के लिए स्पेशल प्रोविजन, तो स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरिया, स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरिया वो कहां हो जाएगा, पांचवी में। छठी अनुसूची याद करोगे, स्पेशल प्रोविजंस फॉर ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसमें नाम लिखा हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध, ये हो गया छठा में। सिर्फ जनजातीय क्षेत्र प्रशासन, जनजाति प्रशासन तो पांचवी, और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए स्पेशल छठी। सातवीं में जाओगे तो सूचियां, 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और सूचियों में विषय का बंटवारा, ये कहां, 7वीं अनुसूची। 8वीं में जाओगे भाषा, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया, ठीक है, 9वीं अनुसूची। और उस अनुसूची की यह विशेषता है कि संसद अगर किसी विषय को 9वीं अनुसूची में डाल देता है तो वह विषय न्यायालय के दायरे से बाहर होगा। इसको ठीक से करना, ये याद रखना, किस अनुसूची में संसद द्वारा यदि किसी विषय को डाल दिया जाता है तो वो न्यायालय के दायरे से बाहर हो जाएगा। ये 9th शेड्यूल कब जुड़ा, पहली संविधान संशोधन 1951 द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ही 9th शेड्यूल जोड़ा गया। और उसमें मुख्य रूप से क्या रखा गया, भूमि सुधार से संबंधित मामले उसमें है, ये 9th हो गया। फिर 10th शेड्यूल एक बार जुड़ा था जब सिक्किम को भारत में उपराज्य के रूप में जोड़ा गया, तो उसके लिए 10th शेड्यूल आया। जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो 10th शेड्यूल समाप्त किया गया। फिर दल बदल कानून जब 1985 में राजीव गांधी के समय एंटी डिफेक्शन लॉ का एक्ट जब पास हुआ तो उसके लिए 10th शेड्यूल जुटा। और फिर अभी हम लोग बात किए, फिर पंचायती राज के लिए 11th और नगर निकाय के लिए 12th। तो 12वां अनुसूची को शॉर्ट में याद रखोगे कि कौन सा अनुसूची किस चीज के लिए है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घूमते रहेगा। जैसे आपकी पहली अनुसूची का पूछा तो संघ और राज्यों की स्थिति का उल्लेख किस अनुसूची में, तो पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी, तो हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया, ये याद रखो, इसमें कुछ खास डिस्कशन नहीं, आगे आते हैं। अब 31 नंबर फिर हम लोग का क्वेश्चन है, भारत में जमींदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदारी व्यवस्था किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहां पर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बता दूं, जमींदारी व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्ती भी कहते थे, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई, ये भी क्वेश्चन आता है, जमींदारी व्यवस्था को क्या कहा जाता था, दूसरा नाम क्या था, अस्थाई बंदोबस्ती। ये सब किस चीज से रिलेटेड है, अस्थाई बंदोबस्ती, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी प्रथा, किससे, लैंड रेवेन्यू से, भू राजस्व से। और भू राजस्व के लिए 3 सिस्टम लिया गया, कहीं पर अस्थाई बंदोबस्ती यानी जमींदारी सिस्टम, कहीं पर महलवारी सिस्टम और रैयतवाड़ी। तो जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी
कौन किसके द्वारा शुरू किया गया, कौन किस क्षेत्र में मुख्य रूप से था, ये आप याद करोगे। बंगाल बिहार क्षेत्र में, जहां हम बिहार क्षेत्र बंगाल क्षेत्र में मुख्य रूप से जमींदारी सिस्टम था, अस्थाई बंदोबस्ती था, यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था लैंड रेवेन्यू के मामले के लिए। यानी अंग्रेजी सरकार और रैयत के बीच में एक टैक्स कलेक्टर के रूप में, मीडिएटर के रूप में कौन होता था, जमींदार होता था, जिसको रेवेन्यू का कुछ हिस्सा, उसको एक परसेंटेज उसको मिलता था गवर्नमेंट के तरफ से। तो ये परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, भारत में जमींदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई, कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरज से पृथ्वी की कितनी दूरी है, सूरज से पृथ्वी की कितनी दूरी है, तो ये याद रखोगे 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये 39 नंबर क्वेश्चन, तो ये याद रखोगे। दूसरा चीज ये याद रखोगे, ऐसे आपको मालूम ही होगा कि मिलियन का मतलब 10 लाख। कभी ये जो किलोमीटर मिलियन में दिया हुआ है, कभी आपको इंडियन काउंटिंग सिस्टम में भी पूछ सकता है, यानी करोड़ किलोमीटर में भी पूछ सकता है। तो ये आप कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करना है, 10 लाख से गुना कर दो तो तुम्हारा करोड़ अरब जो में आना होगा आ जाएगा। तो ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये किधर इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम, एक मतलब एक सजेशन, ऐसे आप जानते हो, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये तो मालूम ही होगा। लेकिन इंडियन काउंटिंग सिस्टम और इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम को सही ढंग से समझ लेना, क्योंकि कभी डेटा आपको इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में याद कर रहे हो, कभी डेटा कहीं रेफरेंस किसी बुक में मिल गया आपको इंडियन काउंटिंग सिस्टम में, तो कहीं भी रहे तो आपको उससे दिक्कत नहीं हो, इसलिए दोनों काउंटिंग सिस्टम को समझना हो जरूरी है। खैर यहाँ क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये एवरेज डिस्टेंस, यानी एवरेज डिस्टेंस में क्यों बोल रहा हूं, औसत दूरी के रूप में ये आप मार्क करोगे 149.6 मिलियन किलोमीटर। क्यों, क्योंकि सूर्य पृथ्वी जिस पाथ पे घूम रही है वो पूरी तरह से सर्कुलर पाथ नहीं है, वो भी पाथ जो है इलिप्टिकल पाथ है, कभी दूरी कम और कभी थोड़ी ज्यादा भी होगी, दूरी बढ़ेगी। तो ये याद रखोगे कि किस दिन सूर्य की, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे न्यूनतम दूरी रहती है, किस दिन सबसे न्यूनतम दूरी रहती है, यानी पृथ्वी सूर्य के निकटतम किस दिन रहता है। तो सामान्य रूप से 3 जनवरी को निकटतम स्थिति में पृथ्वी रहेगा सूर्य से, और उस जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थिति में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, पेरीहिलियन कहते हैं, उसको पेरीहिलियन कहते हैं। और जब पेरीहिलियन के समय, यानी पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम स्थिति में रहे, उस दिन दूरी कितनी रहती है पेरीहिलियन में, तो 147.5 मिलियन किलोमीटर। अब यहां पर ध्यान दो बाबू, 147 मिलियन किलोमीटर। ये कब, पेरीहिलियन के समय, पेरीहिलियन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में निकटतम स्थिति हो, पेरीहिलियन, उसको उपसौर कहते हैं, उपसौर, हिंदी में याद रखोगे उपसौर कहते हैं। और उपसौर कब, 3 जनवरी के आसपास, लगभग सामान्य रूप से 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 147.5 मिलियन किलोमीटर की स्थिति रहती है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज्यादा दूरी जब रहता है तो उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो 152.6 मिलियन किलोमीटर की स्थिति रहती है। और ये स्थिति आपका सामान्य रूप से किस तिथि को बनती है, तो ये 4 जुलाई को। और सबसे दूरस्थ स्थिति, सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे जो अधिकतम दूरी की स्थिति, दूरस्थ स्थिति के लिए जो टर्म यूज होता है वो एपीहिलियन होता है, वो टर्म है एपीहिलियन टर्म होता है, एपीहिलियन,
एपीहिलियन, LION, एपीहिलियन। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उपसौर, इसको कहते हैं अपसौर, अपसौर, अपसौर। याद रखोगे, ये सब क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपका क्वेश्चन यहाँ बहुत सा क्वेश्चन निकल चुका है कि उपसौर की स्थिति कब? 3 जनवरी को। उपसौर क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम स्थिति रहती है। और वो निकटतम दूरी क्या होता है? सबसे कम दूरी की स्थिति वो क्या होता है? वो 147.5 मिलियन किलोमीटर। और सूर्य से पृथ्वी जब सबसे अधिक दूरी पर रहता है, उसको किस टर्म से रेफर किया जाता है? उसको एपीहिलियन कहा जाता है। उस दूरी की स्थिति को, सबसे जब दूरस्थ स्थिति होता है तो उसको एपीहिलियन कहा जाता है। हिंदी में अपसौर कहते हैं। वो स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को। और उस समय दूरी क्या होती है? 152.6 मिलियन किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस यहाँ पूछा गया हमारे क्वेश्चन में, सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी? तो उस समय बोलोगे 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर हम लोग का क्वेश्चन जो आएगा, ये 41 नंबर क्वेश्चन होगा। 41 नंबर पे क्वेश्चन फिर हम लोग आएगा। सबसे सर्वप्रथम प्राचीन ग्रीक माना जाता है जिसने सर्वप्रथम विश्व का नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा देने वाला ग्रीक का कोई व्यक्ति, सबसे पहले ग्रीक का किसी व्यक्ति ने वर्ल्ड का नक्शा बनाया। उसको, उनका नाम क्या है? एनेक्समांडेर। ये ग्रीक के थे जिन्होंने सबसे पहले विश्व का नक्शा दिया। एनेक्समांडेर को सबसे सर्वप्रथम प्राचीन ग्रीक माना जाता है जिसने सर्वप्रथम विश्व का नक्शा तैयार किया। तो ये होगा एनेक्समांडेर, ये व्यक्ति का नाम है जिसने, वो ग्रीक का जिसने सबसे पहले विश्व का नक्शा प्रस्तुत किया। ये आप फैक्ट याद करोगे, इसमें कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है। संसद भवन का डिजाइन निम्नांकित ब्रिटिश वास्तुकार के द्वारा किया गया। संसद भवन, अब तो नया संसद भवन बन रहा है, तो जो संसद भवन एग्जिस्ट कर रहा है, उस जो ब्रिटिश काल में हमारा पार्लियामेंट बना, उस बिल्डिंग का, उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग का डिजाइन कोई ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने किया था। उनका नाम क्या है? तो 2 लोगों का नाम दिया हुआ है, दो का ये है। उसमें कौन है ये याद करोगे। मैं सही आंसर ऑप्ट कर रहा हूं, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लुटियंस तो सबको याद रहता है, तो पकड़ में आ जाएगा। लुटियंस एक ही जगह है, हर्बर्ट बेकर। तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ये आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे, डिजाइनर थे, जिन्होंने ब्रिटिश काल में भारतीय संसद को डिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य के राज्यपाल को मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गई है? आपका ये करंट का क्वेश्चन है। तो नागालैंड के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में जिम्मेवारी दिया गया था। मेघालय के राज्यपाल के कार्यभार की भी जिम्मेवारी नागालैंड के राज्यपाल को दिया गया था। और ये आपका आंसर तब हो जाएगा डी। ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको चेक करोगे, ये नागालैंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इनमें से किसे मिस वर्ल्ड 2019 का ताज पहनाया गया? याद करो भाई, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया से क्वेश्चन तो आता ही है, तो ये याद करना है आपको। अब 2019 का पूछा हुआ है, तो निम्न में से किसे मिस वर्ल्ड 2019 का ताज पहनाया गया? 2019 की मिस वर्ल्ड कौन हुई? तो टोनी एनसी। नाम इंडियन जैसा लग रहा है, एनसी, लेकिन ये जमैका की है, जमैका की 2019 का मिस वर्ल्ड, 2019 की मिस वर्ल्ड जमैका की हुई और उसका नाम टोनी एनसी। जमाइका की सुंदरी टोनी एनसी 2019 की मिस वर्ल्ड हुई। और सुमन राव भारत को रिप्रेजेंट की थी उस कॉन्टेस्ट में। सुमन राव उसमें 2019 के मिस वर्ल्ड में कंपटीशन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? सुमन राव भारत की तरफ से, ये भारत की तरफ से उम्मीदवार थी, भारत के तरफ से, यह भारत को रिप्रेजेंट की थी उस कंपटीशन में, मिस वर्ल्ड कंपटीशन में। भारत को 2019 में मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? सुमन राव। और शायद इनको तीसरा स्थान भी मिला था, 3rd पोजीशन इसको मिला था उसमें, 3rd पोजीशन
सुमन राव को 3rd पोजीशन मिला था। दूसरा पोजीशन जो मिला था वो फ्रांस को मिला था। खैर, मिस वर्ल्ड 2019 का ताज किसे मिला था? जमैका के टोनी एनसी को, और भारत की सुमन राव को 3रा पोजीशन मिला था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत किस रैंक पर है? 112वां रैंक पर है। शायद 153 देशों में ये 112वां रैंक भारत का रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी पुरुष और स्त्री सहभागिता जो वर्क में है या फिर जो सेक्स रेशियो है, इन सब चीज पे ये निकलता है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो 112वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में किसने अपनी आत्मकथा माइंड मास्टर का विमोचन किया? ये विश्वनाथ आनंद, भारत के विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा माइंड मास्टर, भारत के विश्वनाथन आनंद या विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा है माइंड मास्टर। और ये विश्व के जाने माने शतरंज विजेता रहे और बहुत बार के, तो शतरंज से, भारत के शतरंज खिलाड़ी, शतरंज फील्ड से। तो विश्वनाथन आनंद की पुस्तक माइंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। दिसंबर 2019 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 14 का आयोजन किया? सूर्य किरण 14 का आयोजन किया, ये किसके साथ? यानी ये सैन्य अभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। और वो भारत दिसंबर 2019 में सूर्य किरण 14 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? संयुक्त सैन्य अभ्यास वो नेपाल है। नेपाल के साथ दिसंबर 2019 में भारत ने जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया उसका नाम क्या है? सूर्य किरण 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी जीके का क्वेश्चन अब यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, जीके का क्वेश्चन हम लोग का यहाँ समाप्त होता है। यानी 93 नंबर पर जो जीके का क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट है। जीके का लास्ट क्वेश्चन इन द सेट है। तो इस सेट में जीके का क्वेश्चन, ये 93 नंबर पर जो हमें क्वेश्चन मिला संयुक्त सैन्य अभ्यास, वो अंतिम क्वेश्चन था जिसका आंसर अभी हम लोगों ने टिक किया था नेपाल। अगले सेट में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।